व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज हम टाइपराइटर का एपिसोड 2 और 3 एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट किए हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। सो एपिसोड 2 की शुरुआत में हम बर्तेज विला को देखते हैं, जहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही खुश हैं। पीटर सुबह उठकर सीधे किचन में आता है और अपनी वाइफ जेनी से कहता है कि आज काम वाली क्यों नहीं आई। तो जेनी उसका जवाब देते हुए बोलती है कि वो थोड़ा लेट आएगी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी है। वहीं शनाया को उस टाइपराइटर से काफ़ी लगाव हो चुका है, इसलिए वो स्कूल जाने से पहले उस पर कुछ टाइप कर रही होती है। तभी वहाँ जेनी आ जाती है। अपनी मॉम को देख शनाया उनसे कहती है कि मॉम, हमें इस टाइपराइटर की सर्विस करानी होगी। जेनी कहती है कि ठीक है, जब मुझे कोई रिपेयर करने वाला मिलेगा तो मैं इसे ठीक करवा दूंगी। वहीं दूसरी तरफ अब मेड भी आ जाती है काम करने के लिए और उसे काम करते हुए टाइपराइटर पे टाइपिंग की आवाज़ आती है। जब टाइपराइटर के पास वो पहुंचती है तो वहाँ उसे जेनी दिखती है, जो उसे कहती है कि मैं नहाने जा रही हूँ, तब तक तुम ये रूम साफ़ कर दो। और उस रूम को साफ़ करने के बाद जब मेड हॉल की तरफ बढ़ती है तो अचानक से मेन गेट ओपन होता है और यहाँ हम जेनी को देखते हैं, जो कि मार्केट से अभी अभी आई है। उसे देख के काम वाली बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि अगर जेनी यहाँ पर है तो ऊपर कौन है। मेड उसी टाइम विला से बाहर भागती है और जेनी को कहती है कि तुम भी यहाँ से चलो, तुम्हारे घर के ऊपर वाले फ्लोर पे कोई है जो तुम्हारी तरह दिख रहा है। और वो भागकर चर्च की तरफ जाने लगती है। जेनी भी उसके पीछे पीछे जाती है। जेनी बार बार उससे मना कर रही थी कि मत जाओ वहाँ पर, कुछ नहीं है, मेरी बात पर यकीन करो, लेकिन मेड बोल रही थी कि हमें चर्च जाना होगा। तभी यहाँ एक ट्विस्ट आता है। हम देखते हैं कि अचानक से जेनी की आवाज़ चेंज हो गई है और वो काम वाली से भारी आवाज़ में बोलती है कि तुम प्रे तब करोगी जब तुम चर्च पहुँचोगी। ये सुन के काम वाली समझ जाती है कि ये असली जेनी नहीं है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन इससे पहले कि वो चर्च पहुँचे, वो आत्मा उस मेड को मार देती है, जो कि नकली जेनी होती है दोस्तों। सो गाइस, यहाँ पर दो जेनी है, एक असली जेनी है और एक नकली जेनी है। अब सीन शिफ्ट होकर रवि पे पहुँचता है, जो समीरा को स्कूल ड्रॉप करने ले जा रहा था। वो अपने साथी इंस्पेक्टर से बात कर रहा होता है और उसके साथी उसे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं जो कि मेड के साथ हुआ था। और उसी दौरान समीरा अचानक से कार से उतर के भागने लगती है और रोड के साइड में एक पोस्टर देखने लगती है। ये पोस्टर किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर स्पिरिट का होता है, जिसकी समीरा बहुत ही बड़ी फ़ैन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ ही दिनों में डॉक्टर स्पिरिट का एक शो होने वाला है और समीरा अपने डैड को इस शो में ले जाने के लिए मना देती है। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपनी वाइफ से फ़ोन पे बात कर रहा होता है कि उसकी वाइफ उसे कहती है कि जो भी काम करने वाली के साथ हुआ वो उसकी वजह से हुआ है। लेकिन पीटर उसे समझाता है कि ऐसा उसे नहीं सोचना चाहिए। और तभी वहाँ पीटर की सेक्रेटरी आती है और जो कि उसे कहती है कि सर, आपकी वाइफ बाहर वेट कर रही है। लेकिन जब पीटर बाहर जाता है तो उसकी वाइफ नहीं, कोई और लेडी होती है, जिसे देखकर पीटर थोड़ा शॉक हो जाता है। और दूसरी साइड रवि और उसके साथी हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहां डॉक्टर उस मेड की लाश को दिखाता है। और ये देखकर ये लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसका दिल पूरी तरह से सूख गया था, मानो किसी ने उसके दिल को निचोड़ लिया हो और सारा खून निकाल लिया हो। और ऐसा किसने किया आप जानते हैं दोस्तों। अब रवि वहाँ से काम वाली के हस्बैंड को मिलता है। वो बोलता है कि उसकी गलती थी, क्योंकि उसने ही मेड को वहाँ काम करने भेजा था। सभी को पता है कि उस विला में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन पैसे वहाँ पे ज़्यादा मिल रहे थे, इसलिए उसने उसे वहाँ पर काम करने के लिए भेजा था। और वो रवि से ये बोलता है कि मुझे पूरा यकीन है कि उसे भूत ने मारा है। ये सुन के रवि थोड़ा सोच में पड़ जाता है। और इधर दोस्तों, पीटर उस लेडी के साथ कॉफ़ी शॉप पर कुछ बातें कर रहा होता है। बेसिकली ये लेडी पीटर को ब्लैकमेल कर रही होती है, क्योंकि कुछ साल पहले ये दोनों रिलेशन में थे। उसी दौरान पीटर ने इस लेडी के हस्बैंड से 25 करोड़ लिए थे, जो कि शेयर मार्केट में डूब गए थे। अब वो पीटर से वापस वो पैसे मांग रही थी, नहीं तो उसकी पत्नी को वो सब बता देगी। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता और हम एक बार फिर पहुँचते हैं बर्तेज विला, जहाँ पे जेनी अभी भी उस मेड की मौत के बारे में सोच रही थी। वो एक बार ऊपर जाती है ये चेक करने के लिए कि आखिर वो काम वाली उसे ऊपर ना जाने को क्यों बोल रही थी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर रवि आ जाता है और वो उसे बात करने चली जाती है। उसके जाने के बाद मिरर पर हम एक जेनी जैसी सेम औरत को देखते हैं, जो कि कौन है वो आपको पता है। अब नीचे पहुंचने पर रवि जेनी से मेड की मौत के बारे में पूछता है, जिसमें जेनी उसे सब कुछ बताती है। और रवि उसे उसकी नैनी के बारे में बताता है, जिसका नाम सारा था। और उससे बोलता है कि अगर तुम्हें उनके बारे में और जानकारी चाहिए तो तुम करीब के एक बार ओनर से जाके मिल सकती हो। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉय और मूसेस कुछ बातें कर रहे होते हैं। मूसेस रॉय को एक लकड़ी का टुकड़ा देता है, जो दिखने में एक डॉल जैसा था। उसे देख के रॉय उससे कहता है कि तुमने इसे काफ़ी संभाल कर रखा हुआ है। इसके जवाब में मूसेस कहता है कि 35 साल हो गए हैं।
मैं अब इस तरह से नहीं जीना चाहता, मुझे छोड़ दो। तो रॉय कहता है कि जब तक फ़कीर नहीं चाहेगा वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता। वेल, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये फ़कीर कौन है, तो ये हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद रॉय मूसिस से कहता है कि जैसे ही फ़कीर कहेगा मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तब तक तुम्हें यहीं रहना होगा और ब्लड मून नाइट का वेट करना होगा, यानी कि पूर्णमासी रात का। अब इसके बाद रॉय उस डॉल को उस बॉक्स में वापस रख देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जेनी अपने घर की और तलाशी लेती है ताकि उसे कुछ और बातें पता चल सके। वो अपने ग्रैंडफादर के कुछ पुराने पेपर्स को ढूंढती है जिसमें उसे कुछ सामान मिलता है, और इन सामानों में दोस्तों कुछ पेपर्स होते हैं, कुछ बुक्स होती हैं जिसमें काले जादू के बारे में लिखा होता है। साथ में एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल भी होता है जिसमें फ़कीर के बारे में लिखा होता है। यहाँ पर लिखा होता है कि फ़कीर लोगों की आत्मा को चुराता है और वो सोल कलेक्टर है। पुलिस ने उसे ढूंढ कर पकड़ लिया है और उसे फांसी की सज़ा होने वाली है। अब यहाँ पर हमारी तरह जेनी को भी कुछ समझ नहीं आता। इसमें एक और पेपर मिलता है जेनी को जिसमें ब्लड मून के दिन की सारी जानकारी लिखी होती है कि उस दिन कैसे रिचुअल के बारे में, कि कौन सा रिचुअल वहाँ पर किया जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ हम समीरा और उसके ग्रुप को उसी ब्लड मून के बारे में बात करते हुए सुनते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि जब ब्लड मून आता है और ठंड बढ़ जाती है, उस रात भूत नज़र आते हैं जिसे देखकर कुत्ते भौंकने लगते हैं, मतलब कि बच्चों की लास्ट होप अब बड़ी है। अब जेनी भी उस ओनर के पास पहुंच जाती है और उसे अपने दादाजी के बारे में बताती है। ये सुनकर वो ओनर थोड़ा शॉक हो जाता है। जेनी उसे अपनी नैनी सारा के बारे में पूछती है। वो बोलता है कि सारा के बारे में पता करने के लिए पास के एक पोस्ट ऑफिस से पूछना होगा क्योंकि वो वहीं से पैसे लेने आती थी। अब इसके बाद जेनी पीटर को कॉल करके उससे पूछती है कि क्या वो उसके साथ पास वाले गाँव में चलेगा, लेकिन पीटर उसे मना कर देता है। इसके बाद वो ये चेक करता है कि उसके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं ताकि वो उस लेडी का कर्ज उतार सके और अपनी मुसीबत दूर कर सके। वेल, दूसरी तरफ रवि अपनी टीम को काम पर लगा देता है ये जानने के लिए कि आखिर उस मेड की मौत कैसे हुई। और थोड़ी देर बाद एक ऑफिसर जो कि रवि का साथी होता है वो बार ओनर से दोबारा मिलने जाता है और इस बात से बार ओनर उसे गुस्सा होकर वहां से जाने को कहता है क्योंकि वो बार बार उसे परेशान कर रहे थे। और जैसे ही वो वापस बार में आता है तो वहाँ उसे रॉय दिखता है। ओनर उसे पूछता है कि जब से माधव मैथ्यू की मौत हुई है फ़कीर को किसी ने नहीं देखा। तो रॉय उसे बोलता है कि उसे जहां होना चाहिए वो वहीं पे है, यानी कि बर्तेज विला में। अब बार ओनर पूछता है कि बर्तेज विला पे कहां पर। तो रॉय बोलता है कि ये जानने की तुम्हें अभी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें बस हमारा साथ देना होगा। ब्लड मून की रात को साथ दोगे ना तुम हमारा, बोलो। तो ओनर काफ़ी डरी हुई आवाज़ में बोलता है कि हाँ ज़रूर। अब सीन शिफ्ट होकर जेनी पे जाता है जो चर्च जा रही थी और उसके पास बार ओनर आता है जो कि उसे कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जेनी कहती है कि अभी वो चर्च जा रही है, उसके बाद वो उसे आके मिलेगी। जिसके बाद ओनर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके जाने के बाद जेनी वहीं रुक जाती है और फिर अचानक से वो उसके पीछे आती है। उसे पूछती है कि बताओ क्या बात करनी है। बार ओनर पूछता है कि क्या तुम्हें फ़कीर के बारे में कुछ बातें पता है। तो जेनी बोलती है हाँ, मैंने न्यूज़पेपर में उसके बारे में पढ़ा था। तो ओनर कहता है कि तुम्हारे घर के अंदर किसी चीज़ में फ़कीर की आत्मा अटकी हुई है, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उसे ख़त्म करना होगा और ये तुम्हें ब्लड मून से पहले करना होगा। अब ये सारी बातें जेनी को समझ नहीं आ रही होती है, लेकिन ओनर कहता है कि ये वक्त समझने का नहीं है, तुम्हें फ़कीर को कैसी भी करके मारना होगा। पर तभी जेनी बोलती है कि उससे पहले मुझे तुम्हें मारना होगा। तुमने मुझे धोखा दिया है। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये असली जेनी नहीं है, ये वही आत्मा है जो कि लोगों को मार रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जेनी अपनी मुट्ठी को बंद करती है और बार ओनर तड़पना चालू हो जाता है, जिससे कि उसका दिल सूखने लगता है और देखते ही देखते उसकी मौत हो जाती है। उसकी आंखों से खून बाहर आ जाता है। लेकिन तभी ये सारा इंसिडेंट कोई देख लेता है और ये होती है समीरा। ये देखकर वो वहाँ से भागते हुए चर्च आती है, लेकिन वहाँ अचानक से जेनी उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लेती है। जिसके बाद समीरा पूरी तरह से शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि अगर जेनी यहाँ पर है तो वहाँ पर कौन है। और इस सस्पेंस के साथ सेकेंड एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो जाता है।